नमस्कार। जब ज़्यादा पढ़ो लिखो रिसर्च करो ना तो कई बार ऐसा होने लगता है आपकी वाड़ियाँ सत्य होने लगती हैं, सच होने लगती हैं। कल मैंने आपको बताया था कि कैसे मैंने 3 तारीख को ही जो बता दिया था कि जो है अब कोरोना के केसेस नीचे आने वाले हैं। अब आज फिर एक नया मामला आ गया है। आज केंद्र सरकार ने उसके जो चीफ साइंटिफिक एडवाइज़र हैं उन्होंने कुछ सुझाव दिए हैं लोगों को। कोरोना का ये जो नया तरीका आया है, नया जिसको कह रहे हैं एरोसोल पद्धति, जिससे कि कोरोना फैलता है, हवा में फैलता है, उसको लेकर वो सुझाव 6 तारीख को अपन ने भी अपने वीडियो में दे दिए थे और बताया था कि इसमें क्या क्या सावधानी बरती जा सकती हैं। अभी भी सरकार ने कुछ कसर छोड़ दी है, 2-4 दिन में वो बोल देगी। शुरू करते हैं, बातचीत करते हैं, आपको बताएंगे क्या किया और क्या नहीं किया जाए। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ये छोटा सा मोन्टाज देख लें। नमस्कार, मैं हूँ गिरीश। बताइए कि सरकार अगर चाहे तो कल 30 से 35 रुपये पेट्रोल का दाम कम हो सकता है। कम लोग जुड़े हैं, क्या होगा। कई बार हम अपने दिमाग के जो सवाल हैं ना उनको नज़रअंदाज कर देते हैं। बेहद दर्दनाक, बेहद शर्मनाक और दिल दहलाने वाली दास्तान है। जो गरीब आदमी है उसके लिए रेल में यात्रा करना करीब करीब नामुमकिन हो जाएगा। नमस्कार, जय। एरोसोल मतलब जो वायरस है उसका हवा में घुल जाना, ठीक वैसे घुल जाना जैसे खुशबू या बदबू हवा में घुल जाते हैं। घुलते कैसे हैं? आपके मुंह से जब वायरस निकलता है तो वो छोटे छोटे बारीक बारीक स्लाइवा और थूक के कणों में घुला होता है। कुछ देर हवा में रहता है, फिर नीचे बैठ जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो अति बारीक, अति सूक्ष्म बूंदें हैं वो ज़मीन पर आने से पहले सूख जाती हैं और वो वायरस हवा में उड़ता रहता है। मैंने कई वीडियो में पहले आपको बताया कि सबसे ज़्यादा वायरस के संक्रमण का खतरा उन लोगों के अंदर है जो सेंट्रली एयर कंडीशनड इमारतों में रहते हैं और जो एसी वाले एनवायरनमेंट में रहते हैं। जो खुली हवा में रहते हैं वो सुरक्षित हैं। अब आप ज़रा दिमाग लगा के सोचिए कि आपके आसपास के जो इलाके हैं उनमें जो लोग खुले में रहते हैं, जो झुग्गियों में रहते हैं, बाहर सोते हैं, जो खुले में सड़क पे रेहड़ी पे सामान बेच रहे हैं, जो दुकान पे बैठे हुए हैं, उनमें से ज़्यादातर लोगों के कोरोना से संक्रमित होने की खबरें नहीं आती हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह वही है जो मैंने 6 तारीख को बताई थी। छोटा सा टुकड़ा पुराने वीडियो का लगाता हूँ, फिर बातचीत आगे बढ़ेगा कि अभी इस बार जो दोनों चरण हैं और ये नई खोज है, इसके आधार पे आप सोचें तो सबसे ज़्यादा जो लोग वायरस का शिकार हुए वो लोग थे जो सेंट्रली एयर कंडीशनड एनवायरनमेंट में काम करते थे। ऐसी जगहों पे काम करते थे जो बंद जगह थी, अंदर से एयर कंडीशन थी, जिसके अंदर हवा की आवाजाही बहुत कम होती थी। विद्वान लोग कह सकते हैं कि साहब एयर कंडीशन का आप कैसी बातें कर रहे हैं। एयर कंडीशन जो है उसकी हवा, उसको फिल्ट्रेशन होता है, उसके अंदर हीपा फिल्टर लगे होते हैं। कुछ लोग उसको हेपा फिल्टर भी कहते हैं। तो जो हीपा फिल्टर होते हैं उनके ज़रिए जब छन के हवा आती है तो वायरस कैसे आ सकता है। पहले ये माना जा रहा था कि हीपा फिल्टर क्या होता है? एक तरह की छन्नी है, जैसे आप चाय की पत्ती छानते हैं, जैसे आप मछली पकड़ते हैं जाल के ज़रिए, तो आप जाल डालते हैं, उसमें मछली फंस जाती है। तो हीपा फिल्टर में क्या होता है कि वो मछली बहुत छोटी है और जाल का छेद बड़ा है। तो अभी तक वो क्यों नहीं मान रही थी सरकार छेद बड़ा है? इसलिए नहीं मान रही थी कि वो मछलियाँ जो है एक पानी के जो ड्रॉपलेट के अंदर रहती थी और वो ड्रॉपलेट हीपा फिल्टर से पास नहीं हो सकती थी, क्योंकि वो पूरी थोड़ी बड़ी बूंद हो जाती थी जिसमें 50-100,000 वायरस होते थे। लेकिन जब वो एयरोसॉल में आ गया तो इंडिपेंडेंट यानी अकेला यानी सिंगल वायरस भी हवा में उड़ सकता है। अब हीपा फिल्टर का जो छेद है वो वायरस से कई गुना बड़ा है, वहाँ से वो पास हो सकता है। यही वजह है कि आपको कहा जा रहा है कि आप जो मास्क लगाते हैं आप डबल मास्क लगाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब एयरोसॉल के ज़रिए आ रहा है तो छोटा हो गया उसका पार्टिकल, वो आपके मास्क के छेदों के अंदर से घुस जाएगा। बहुत सारे लोग पहले भी कह रहे थे कि मास्क वायरस के साइज से बड़ा है, लेकिन वो इस बात को नहीं समझ पाते थे कि ये वाटर ड्रॉपलेट के साथ उसमें घुला हुआ जा रहा है, तो ड्रॉपलेट को रोकने के लिए एक सादा कपड़े का मास्क काफ़ी है। लेकिन अब और ड्रॉपलेट स्टिकी भी होती है, उसके सरफेस टेंशन के कारण अगर किसी कपड़े से निकालें तो चिपक जाती है उस पर। अब एरोसॉल है तो आपको उसको जो है डबल मास्क लगाना पड़ेगा, सरकार भी कह रही है। तो सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि जो ऊपर के फ्लोर, जो इस तरह के सेंट्रली एयर कंडीशन एनवायरनमेंट है जहाँ पे भी, चाहे वो सरकार के दफ्तर हों या निजी हों, उन दफ्तरों को या तो बंद कर देना चाहिए या उनके अंदर कुछ कुछ हवादार सिस्टम करना चाहिए। जो रिहायशी इलाके हैं, जो सेंट्रली एयर कंडीशन है, उनके अंदर भी ये व्यवस्था करनी चाहिए। और जो एयर डक्ट एक दूसरे से लोगों को जब मिलाते हैं या जो कॉमन एरिया है, जो लिफ्ट वगैरह हैं,
उसमें सावधानी डबल कर देने की ज़रूरत पड़ेगी। एक तो सुझाव मेरा ये है। आज विजय के राघवन ने जब भारत सरकार की तरफ से, विजय राघवन जो है वो चीफ साइंटिफिक एडवाइज़र, मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार हैं भारत सरकार के, उन्होंने आज कुछ सलाह जारी की, कुछ लोगों को जानकारियां दी और बताया कि कैसे सावधान रहना है। ये जो एरोसोल वाला सिस्टम, नया थ्योरी आई है कि हवा में जो वायरस घुल जाता है, तो उसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई, जिसमें से उन्होंने एक ये भी चीज़ बताई कि हवा को बहने दो। अगर हवा बहेगी तो ज़्यादा देर तक वायरस हवा में नहीं रुकेगा और वो इतना विरल हो जाएगा कि आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। और आप देखिए ठीक यही हो रहा है। विजय राघवन ने ये भी कहा कि पहले जो एक थ्योरी थी कि 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, लेकिन अब ये एरोसोल वाली थ्योरी आने के बाद 2 गज की जो जगह है वो पर्याप्त नहीं रह गई है। अब आपको 10 मीटर तक वायरस आ सकता है। मान लीजिए, जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, मैंने अभी जोर से खांसा और वो मान लीजिए मैं संक्रमित हूँ और मेरे हवा में आया और इस बीच में हवा से बह के वो चला गया और काफ़ी दूर तक जा सकता है वो। और सरकार का कहना है कि वो 10 मीटर तक भी लोगों को संक्रमित कर सकता है। ये जो मीटर की माप है ना, 10 मीटर की, ये नई आई है, ये जो पहली बार आई है। इसके अलावा उन्होंने एक चीज़ और कही कि जो सेंट्रली एयर कंडीशनड इमारतें हैं, उनके अंदर हवा का फिल्ट्रेशन बहुत अच्छी तरह से करना पड़ेगा। आप देखिएगा जो बड़े वाले ऑफिस हैं, जिसमें जो सेंट्रल एयर कंडीशन बिल्डिंगों वाले ऑफिस हैं, उसमें बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे थे, वहाँ ज़्यादा लोगों को बीमारी हो रही थी। तो वो जो उन्होंने वजह बताई, जिसमें वर्क फ्रॉम होम में घर चले गए वो लोग बच गए, उन्हीं कंपनियों की जो टीमें घर पे थी वो ज़्यादा तेज़ी से प्रभावित हुए। तो मैंने आपको हीपा फिल्टर बताया था, इसी वाले वीडियो में आपने सुन लिया, इसलिए मैं दोबारा आपको नहीं बताऊंगा, नहीं तो आप ड्यूरेशन आपको बहुत ज़्यादा, आपका वक्त बर्बाद होगा। लेकिन ये है कि उन फिल्टर्स के बीच में से वायरस अब निकल सकता है। मास्क का जो राघवन साहब ने बताया वो मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन अब मास्क को लेकर मैं आपको एक सावधानी और बता रहा हूँ। आप कितना भी अच्छा मास्क लगा लें, आपके पास सर्जिकल मास्क नहीं है तो उन्होंने कहा है कि आप कपड़े के 2 मास्क लगा लें या फिर आप 3 मास्क लगाएं। ऐसा उनकी सलाह है कि 2 सर्जिकल मास्क, ऊपर से कपड़े का मास्क। तो अगर आप 2 कपड़े के मास्क भी लगा लेते हैं, जैसा सरकार ने एडवाइस किया है, उसके बावजूद आपको खतरा बना रहेगा। खतरा इसलिए बना रहेगा कि मास्क जो है उसको एक ख़ास फ्रीक्वेंसी के बाद आपको बदलने की ज़रूरत होती है। उसके अंदर इन्फेक्शन आ जाता है, या तो साबुन से अच्छी तरह इसको धो दीजिए या फिर आप नया मास्क पहनिए। अक्सर लोग ये गलती कर रहे हैं, जो अभी तक का प्रोटोकॉल था दूसरे बैक्टीरियाज़ के बारे में भी, कि गलती से भी अगर डॉक्टर मास्क को छू लेता था तो उसको डिस्कार्ड करके वो नया मास्क पहनता था। अस्पतालों का यही प्रोटोकॉल था। लेकिन अब जनता को, इस देश में बहुत गरीब लोग हैं, उनको ये प्रोटोकॉल बताया नहीं जा सकता, जबकि बताया जाना चाहिए। तो वो जो है उस वजह से खतरा बढ़ गया है। अब एक और खबर आज आई है जो आपने पढ़ी होगी, ब्लैक फंगस के साथ साथ वाइट फंगस का भी खतरा फैल गया है और ये भी लोगों के अंदर आने लगी है। अब ब्लैक फंगस की बीमारी को इस तरह से बड़ा करके डराया जा रहा है और डरा जा रहा है, क्योंकि आज सरकार ने उसको अपने इमरजेंसी प्रोटोकॉल में भी शामिल कर लिया। मसलन अब अगर आपके के अस्पताल में ब्लैक फंगस का केस आता है तो आपको स्वास्थ्य मंत्री को भी सूचित करना पड़ेगा, क्योंकि वो इमरजेंसी, जिसको कहते हैं महामारी कानून, उसके ऊपर भी लागू हो गया। ब्लैक फंगस आता कहाँ से है? बहुत सारी जगहों से आता है, मैंने इस पर पूरा वीडियो बनाया, आप देख सकते हैं। लेकिन जो असल चीज़ है वो ये है, जो अस्पताल में सावधानी की ज़रूरत है। आपने पढ़ा होगा कि ऑक्सीजन दी जा रही है, उससे ब्लैक फंगस जा रहा है। उसकी एक वजह है जिस पे बहुत सारे लोगों को, आम लोगों को जानकारी नहीं है। मुझे उम्मीद है कि डॉक्टरों को जानकारी ज़रूर होगी, और अगर उनको नहीं है तो उनको भी हो जानी चाहिए। कि होता क्या है कि जब आपको ऑक्सीजन दी जाती है तो पानी के अंदर से उसको ह्यूमिडिफाई करते हैं। ऑक्सीजन के सोर्स से ऑक्सीजन आती है, वो पानी के अंदर घूमती है। आपने देखा होगा कि बुलबुले होते हैं, कितना बड़ा जार जैसा लगा होता है, सिलेंडर से लगाएं तो उसमें भी, और अस्पताल में लगाएं तो उसमें भी। उस जार के अंदर से वो पानी धुल के ऑक्सीजन आती है। अक्सर फंगस पानी के अंदर पाया जाता है, उसके स्पोर्स जो होते हैं, बीजाणु, वो पानी के अंदर पाए जाते हैं और उस पानी के साथ साथ वो अंदर चले जाते हैं और वो ग्रो करने लगते हैं। तो उसका तोड़ क्या है? इसका तोड़ ये है कि जो पानी भरते हैं आप अस्पताल में, वो सादा पानी मत भरिए। अगर आप सादा पानी अस्पताल में या जहाँ पे भी ऑक्सीजन लग रही है भरा जा रहा है तो रोकिए। वहाँ पे डिस्टिल्ड वाटर होना चाहिए, क्योंकि डिस्टिल्ड वाटर जो है वो पानी आसवन की विधि से पानी को भाप में बना के फिर से पानी में तब्दील किया गया है। तो उस पानी के अंदर किसी भी प्रकार का
कोई इस तरह का जीव रहने के कोई चांसेस नहीं हैं, ना तो उसमें बीजाणु रहेगा, ना जीवाणु रहेगा और ना किसी तरह का कोई विषाणु रहेगा। इन दोनों तीनों चीज़ों में लोगों को मिलाकर ये समझ में आ रहा है कि अभी जो है थोड़ा सा सावधान ज़रूर रहने की ज़रूरत है। हाँ, हालांकि मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि कोरोना के केस अब बहुत तेज़ी से नीचे आएंगे, क्योंकि जो एरोसोल वाली थ्योरी है जो सरकार की तरफ से आई है, देश भर में अलग अलग हिस्सों में काफ़ी बारिश हुई है, और अगर ये एरोसोल वाली थ्योरी सही है तो वो वायरस जितने भी हवा में हैं वो धुलकर, जैसे धूल पानी के साथ नीचे आ जाती है, नीचे आ जाएंगे, वातावरण शुद्ध हो जाएगा। इसलिए बहुत संभावना है कि आने वाले 1-2 दिनों में केसेस तेज़ी से कम हों। मुझे लगता है, अगर आपको लगे कि केसेस कम हुए हैं और मेरी याद आए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार, जय हिंद। सब तक संदेश पहुंचाना मत भूलना।